हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ वायरस का हमारा आज सेकेंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कल्टीवेशन ऑफ वायरस के बारे में। कल्टीवेशन ऑफ वायरस का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, जिसमें टाइप्स में आते हैं एनिमल इनोकुलेशन, इनोकुलेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग, और तीसरा है हमारा सेल कल्चर इनोकुलेशन, जिसमें हमने इन एनिमल इनोकुलेशन को अच्छे से फुल डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, एनिमल इनोकुलेशन में हमने देखा था कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है, एनिमल इनोकुलेशन के एडवांटेज, एनिमल इनोकुलेशन के डिसएडवांटेज, इन सभी के बारे में हमने जाना था। आज हम डिस्कस करेंगे इनोकुलेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग। एम्ब्रियोनेटेड एग में हम इनोकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इनोकुलेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग। या फिर इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि यूजेस ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग इन क्लिनिकल वायरोलॉजी। फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप अच्छे से इस पे ध्यान दीजिएगा। और अगर से आपने प्रीवियस लेक्चर को मिस कर दिया है तो वहाँ जाकर भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो वायरोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वायरस का कल्टीवेशन करते हैं। तो घरेलू मुर्गी के एग का उपयोग हम वायरस के कल्टीवेशन के लिए करते हैं। वायरस आमतौर पर केवल लिविंग सेल्स में ही फैल सकते हैं, इसीलिए एम्ब्रियोनिक टिश्यू की गुड सप्लाई वाला फर्टिलाइज एग ही यूजफुल होता है। मतलब कि जो एग होता है वहाँ जब फर्टाइल हो जाता है, जब वह बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रख लेता है, जब वह भ्रूणित हो जाता है, तब हम ऐसे एग का यूज कर सकते हैं वायरस को इनोकुलेट करवाने के लिए। क्योंकि वायरस जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में ही ग्रो कर सकते हैं। अब एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसके अंदर एक भ्रूण बन चुका है, तो उसमें भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होगी ही। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम किसी वायरस को जीवित इंसान में इनोकुलेट न करवा के, जीवित प्राणी में इनोकुलेट न करवा के, हम एक एग में इनोकुलेशन करवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एम्ब्रियोनेटेड एग वेरियस टाइप के टिश्यू से युक्त एक असेप्टिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। जो एक एम्ब्रियोनेटेड एग होता है वह बहुत से टाइप के टिश्यू से युक्त एक असेप्टिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। असेप्टिक एनवायरनमेंट का मीनिंग यह होता है कि वहाँ उस वायरस को ग्रो करने के लिए हर एक तरह का न्यूट्रिएंट, पीएच आदि चीजें प्रोवाइड करता है उसको, उसके अनुकूल जिस वातावरण में वायरस अच्छे से ग्रो कर सकता है वैसा ही वातावरण वह बनाता है और एक असेप्टिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। एम्ब्रियोनेटेड एग के डिफरेंट एरियाज में बड़ी संख्या में वायरस ग्रो कर सकते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग है कि एग जो होता है उसमें बहुत से टाइप होते हैं, उन अलग अलग टाइप में हम अलग अलग वायरस को ग्रो करवा सकते हैं। तो एग के डिफरेंट एरियाज में बड़ी संख्या में हम वायरस को ग्रो करवा सकते हैं। एग इनोकुलेशन रिलेटिवली सिंपल इक्विपमेंट से परफॉर्म किया जाता है। इनोकुलेशन के लिए 8 से 11 दिन पुराने हेंस एग, विशेषकर सफेद छिलके वाले, का यूज किया जाता है। जब हम लोग इनोकुलेशन करते हैं तो उसके लिए एग इनोकुलेशन के लिए विशेष रूप से मुर्गी के अंडों का यूज किया जाता है। और ऐसे अंडे जिसका ऊपर वाला जो छिलका होता है वह सफेद कलर का हो, तो विशेषकर सफेद छिलके वाले एग का यूज किया जाता है। कुछ केसेस में बतख के अंडों का यूज किया जाता है, लेकिन बतख के अंडे जो होते हैं वह साइज में काफी बड़े होते हैं और यह इंक्यूबेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। इसी वजह से कुछ कुछ केसेस में ही हम बतख के अंडों का यूज करते हैं, नहीं तो ज्यादातर हम लोग हेंस एग मतलब मुर्गी के अंडों का ही यूज करते हैं। इनोकुलेशन के बाद वायरस रेप्लिकेशन 2 से 7 दिनों तक चलती है। अब क्या होता है कि जब हम लोगों ने अंडों में वायरस को इनोकुलेट कर दिए, उसके बाद वो वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है, उसका ग्रोथ, उसका मल्टीप्लिकेशन, वह 2 से 7 दिनों तक चलता है। एग की सामग्री को हार्वेस्ट किया जाता है।
2 से 7 दिनों के बाद वायरस का रेप्लिकेशन हो गया, वायरस ने ग्रो कर लिया। उसके बाद अंदर पे जो सामग्री बनती है एग के, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब उसको निकाल लिया जाता है और वायरस की ग्रोथ के एविडेंस के लिए उसका निरीक्षण किया जाता है। और कौन सा वायरस है, उसकी कौन सी ग्रोथ हुई है, कैसे ग्रोथ हुई है, यह जानने के लिए उसके एविडेंस का निरीक्षण किया जाता है। अधिकांश वायरस या तो इनोकुलेशन साइट पर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उत्पन्न करता है या एम्ब्रियो को मार देता है या ग्रोथ के एविडेंस के रूप में हीम एग्लूटिनाइन का उत्पादन करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब वायरस को हम इनोकुलेट करते हैं, उसके बाद वह 2 से 7 दिन तक रेप्लिकेट होता है, वह ग्रोथ करता है। तो जब वायरस ग्रो करता है तो वह एग में मल्टीपल चेंजेस लाता है, जैसे उसके एम्ब्रियो को मार देता है, इनोकुलेशन साइट पर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उत्पन्न कर देता है, या तो फिर ग्रोथ एविडेंस के रूप में हीम एग्लूटिनाइन का उत्पादन करता है। ऐसे बहुत से चेंजेस ला देता है जिससे हमें समझ आ जाता है कि वायरस ग्रो कर चुका है, वायरस प्रेजेंट है। इन सभी चीजों का वह इंडिकेट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग के स्ट्रक्चर की। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक फर्टिलाइज एग का है, एक ऐसा एग जिसमें भ्रूण बन चुका है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी वायरस को इंजेक्ट करवाते हैं और इंजेक्ट करने के बाद वह वायरस लिविंग सेल्स के मिल जाने पर रेप्लिकेट कर जाता है। तो देखिए इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। ये जो ब्लैक इंक से लिखे हैं ये इसके पार्ट के नाम हैं, और यहाँ पे जो हमने हाईलाइट करके रखा है रेड से, वहाँ इनोकुलेशन साइट है। इनोकुलेशन साइट मतलब जिस जगह पे हम वायरस को इंजेक्ट करेंगे वो वाला साइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो दिख रहा है हमको, ये सबसे पहले इसके आजू बाजू की जो कवरिंग होती है वह एक कोरियोएलेंटोनिक मेम्ब्रेन की होती है। फिर है ये जो है वो एमनियोटिक कैविटी है, ये शेल है, मतलब एक जो सफ़ेद छिलका दिखता है एग के ऊपर का, खोल जिसको बोलते हैं, वहाँ ये इसका एग का शेल है जो हार्ड होता है, जो अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अंदर पे जो फील है वो एल्बुमिन है। इसके बाद यहाँ पे जो आती है वो एलेंटोनिक कैविटी है, ये यॉर्क शेक है। फिर ये एलेंटोनिक इनोकुलेशन, एलेंटोनिक कैविटी में हम इनोकुलेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं एलेंटोनिक इनोकुलेशन। यहाँ पे हम यॉर्क शेक में इनोकुलेशन करेंगे, देखिए इनोकुलेशन साइट का साइन है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे यॉर्क शेक इनोकुलेशन। देन ये हमारा है एमनियोटिक इनोकुलेशन, एमनियोटिक कैविटी में इनोकुलेशन करना, एमनियोटिक इनोकुलेशन। ये शेल मेम्ब्रेन है, ये एयर शेक है। एयर शेक मतलब वहाँ पे खाली स्पेस है, वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एयर भरी हुई है, तो उसको बोल रहे हैं एयर का सेक है। और फिर यहाँ पे है कोरियोएलेंटोनिक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन, कोरियोएलेंटोनिक मेम्ब्रेन में इनोकुलेशन करना कोरियोएलेंटोनिक इनोकुलेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? अब हम आगे इसकी बात करते हैं स्टेप्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस इन एग। मतलब एग में वायरस को कल्टीवेट करवाने के स्टेप कौन कौन सी है, चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है हमारा कैंडलिंग। कैंडलिंग क्या होता है? कैंडलिंग के अंदर ना हम एक विशेष प्रकार के लैंप का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम एग को इंस्पेक्ट करते हैं। क्या होता है कि हम एग को रखते हैं, कैंडलिंग के लिए हम एक लैंप लेते हैं और लैंप से हमें क्या होता है कि एग के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है या फिर जो भी उसके स्ट्रक्चर के अंदर आता है वो सारी चीज़ें हमें शो होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं कि क्या होता है। कैंडलिंग एक लैंप के ऊपर एग का इंस्पेक्शन करना कैंडलिंग कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि हम एक लैंप लेंगे, उसके ऊपर पे हम एग को रखेंगे, तो लैंप के ऊपर एग का इंस्पेक्शन करना, तो हमें एग के अंदर का सभी कुछ दिखाई देगा, हम उसका इंस्पेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। तो एक लैंप के ऊपर एग का इंस्पेक्शन करना ही कैंडलिंग कहलाता है। विशेष कैंडलिंग लैंप का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए एक विशेष प्रकार के कैंडलिंग लैंप का यूज किया जाता है। वैकल्पिक रूप से एग को स्ट्रॉन्ग तापदीप लैंप के ऊपर रखा जाता है। एग फर्टाइल होने के 3 से 5 दिन बाद एग को कैंडल करने से पता चलता है कि एग फर्टाइल है या नहीं है।
तो क्या होता है फ्रेंड्स, कैंडलिंग का यूज हमें किस चीज के लिए यूज होता है कि एग फर्टाइल है या नहीं है, ये हमें चेक करने के लिए कैंडलिंग यूज होता है। उस फर्टाइल एग को डिस्कार्ड कर दे जिसमें डेड एम्ब्रियो दिखाई दे, 10वें या 11वें दिन एग की फिर से कैंडलिंग करें। क्या करते हैं कि हम एग्स लेते हैं, उसको कैंडलिंग के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि एग फर्टाइल है या नहीं है। जो एग फर्टाइल है उसको रख देते हैं और जो एग फर्टाइल नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसमें हमें डेड एम्ब्रियो दिखाई देता है। जो एग फर्टाइल था उसकी 10वें या 11वें दिन बाद फिर से कैंडलिंग करते हैं और देखते हैं, एक पेंसिल से एयर स्पेस को मार्क कर देते हैं। जिस जगह पर एयर स्पेस होता है उस जगह पर पेंसिल से मार्क कर देते हैं और वायरस के टाइप के आधार पर इनोकुलेशन के लिए सुटेबल साइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे इनोकुलेशन साइट होती है बहुत सारी, तो हमें वायरस, अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग साइट को सिलेक्ट करना होता है। तो जिस वायरस है, जैसा वायरस है, उसके लिए हम वैसी साइट को सिलेक्ट करते हैं, उसका एयर शेक देखते हैं। एयर शेक देखने के बाद यहाँ पे हम एक पेंसिल से मार्क कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्रिलिंग द एग शेल। एग शेल को ड्रिल करना। एग शेल को डाइल्यूट एल्कोहलिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पोंछकर डिसइंफेक्टेड किया जाता है। तो ड्रिलिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग शेल मतलब एग के ऊपर की कवरिंग हार्ड वाली एग शेल को डाइल्यूट एल्कोहलिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जो डाइल्यूट एल्कोहलिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उससे पोंछकर डिसइंफेक्टेड कर देंगे। एक स्टेराइल मोटर ड्राइवन फ्लेक्सिबल सॉफ्ट या डेंटल हैंडीपीस का यूज करके सिलेक्टेड साइट पर एक छोटा सा होल करेंगे। ध्यान रखना कि एग मेम्ब्रेन को नुकसान न पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में कैंडलिंग किया था। कैंडलिंग के जरिए हमने एक एयर स्पेस देखा था और वहां पे पेंसिल से मार्क कर दिया था। उसके बाद क्या करेंगे, हम ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के लिए हम एग शेल को डाइल्यूट एल्कोहलिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पोंछकर डिसइंफेक्टेड कर देंगे, ताकि हम जब ड्रिल करें या फिर इनोकुलेशन करें तो उसमें अदर कोई वायरस बैक्टीरियाज एंटर न करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम स्टेराइल मोटर ड्राइवन फ्लेक्सिबल शाफ्ट या डेंटल हैंडीपीस, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटल हैंडीपीस, उसका यूज करके हम पेंसिल किए गए मार्क वाले साइड पर एक छोटा सा होल कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं। ध्यान रखना कि ऐसा ड्रिल करना है जिससे एग मेम्ब्रेन को नुकसान न पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इनोकुलम को एक फाइन निडल का यूज करके शेल पर होल के माध्यम से डिजायर्ड साइट पर इंजेक्ट किया जाता है। इनोकुलम, तो सबसे पहले इनोकुलेशन को जानने से पहले हम इनोकुलम को जानते हैं। इनोकुलम वह चीज या फिर वह वायरस जिसको हम एग के अंदर इंजेक्ट करेंगे, वह हमारा इनोकुलम कहलाता है। और इनोकुलेशन मतलब उसको अंदर इंजेक्ट करना इनोकुलेशन है। इनोकुलेशन एक प्रोसेस है और इनोकुलम एक पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, इनोकुलम को एक फाइन निडल, एक पतली निडल का यूज करके शेल पर होल के माध्यम से डिजायर्ड साइट पर इंजेक्ट किया जाता है। वायरस के अकॉर्डिंग हमने जो साइट सिलेक्ट करी थी उस साइट पर हमें कैंडलिंग ड्रिलिंग के बाद हम इनोकुलेशन करेंगे। इनोकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फाइन निडल की हेल्प से इनोकुलम को उस शेल में जो होल किया गया था ड्रिलिंग की हेल्प से, उस होल के माध्यम से डिजायर्ड साइट पर इंजेक्ट कर देंगे, मतलब उस जगह पर डाल देंगे। इनोकुलम को फैलने से बचाने के लिए धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है। पैराफिन वैक्स मोल्टेन के 2 पार्ट और पेट्रोलियम जेली के एक पार्ट द्वारा प्रिपेयर किए गए सीलिंग मिक्सचर के साथ इनोकुलेशन की ओपनिंग को सील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया कि एग की ड्रिलिंग करी थी, उस होल पर इनोकुलेशन किया, इनोकुलम को इंजेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इनोकुलेशन साइट है
उस होल को पैराफिन वैक्स के 2 पार्ट और पेट्रोलियम जेली के 1 पार्ट से प्रिपेयर किए गए मिक्सचर से इनोकुलेशन की ओपनिंग को सील कर देंगे ताकि वो वहां से पैक हो जाए और एग को 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेटर में रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ इनोकुलेशन की। हम इनोकुलेशन का रूट कौन सा है। द एग कैन बी इनोकुलेटेड बाय 4 रूट्स। एग को इनोकुलेट करने के लिए 4 रूट्स दी हुई है, जिसमें पहली है इंट्रा एमनियोटिक इनोकुलेशन, इंट्रा एलेंटोनिक इनोकुलेशन, यॉर्कशायर इनोकुलेशन और कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन, जिसको CAM मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, CAM इनोकुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो है इंट्रा एमनियोटिक इनोकुलेशन। तो क्या है इसमें कि कैंडलिंग द्वारा लोकेटेड एमनियोटिक कैविटी के ठीक ऊपर एक होल ड्रिल करें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा है एमनियोटिक इनोकुलेशन। तो क्या करेंगे कि हम कैंडलिंग की हेल्प से इस साइट को देखेंगे और यहाँ पे एयर स्पेस से हम यहाँ पे देखेंगे और मार्क कर देंगे एमनियोटिक कैविटी के ठीक ऊपर हम एमनियोटिक इनोकुलेशन करेंगे इस साइट पर। कैंडलिंग द्वारा लोकेटेड एमनियोटिक कैविटी के ठीक ऊपर एक होल ड्रिल करें। जब तक एमनियोटिक सैक मूव न करे तब तक निडल को धीरे धीरे इंसर्ट करते रहे। हमें कैंडलिंग की हेल्प से दिखते रहेगा कि अंदर पे क्या चल रहा है। जब तक एमनियोटिक सैक मूव नहीं करेगा तब तक हम निडल को धीरे धीरे इंसर्ट करते रहेंगे। एमनियोटिक मेम्ब्रेन के माध्यम से निडल डाले, धीरे धीरे फ्लूइड इंजेक्ट करें। एक स्मॉल इनोकुलम का यूज करें, ओपनिंग को इमीडिएटली सील करें। जैसे ही इनोकुलम इंजेक्ट हो जाएगा उस ओपनिंग को इमीडिएटली सील कर देना है। जो एमनियोटिक कैविटी होती है वहाँ चिक एम्ब्रियो के चारों साइड पाई जाती है। इस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इनोकुलेशन मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए उपयोगी है। एग एम्ब्रियो में वायरस की ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन का पता हीम एग्लूटिनेशन द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा साइट है इंट्रा एलेंटोइक इनोकुलेशन। एमनियोटिक कैविटी के ऊपर की तरफ रेड कलर की कवरिंग पाई जाती है, वहाँ एलेंटोनिक कैविटी है। जब हम नीडल की हेल्प से एलेंटोनिक कैविटी तक इनोकुलम को पहुंचाते हैं और इंसर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इंट्रा एलेंटोनिक इनोकुलेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैंडलिंग द्वारा एलेंटोनिक कैविटी के ऊपर साइड को सिलेक्ट करें। इंट्रा एमनियोटिक इनोकुलेशन के लिए जिस टेक्निक को फॉलो किए थे उसी टेक्निक का पालन करें। मतलब पहले कैंडलिंग करें, उसके एयर शेक को ऑब्जर्व करें। एयर शेक पे हम पेंसिल से मार्क करेंगे, उसके बाद ड्रिल करेंगे, एक होल करेंगे और होल में फिर पतली निडल में इनोकुलम को रखकर उस होल के थ्रू हम इनोकुलम को इंजेक्ट करेंगे एलेंटोइक साइट पर। देन उसके बाद उसकी ओपनिंग को सील कर देंगे। यहाँ अपेक्षाकृत लार्ज उपज के साथ इनोकुलेशन की सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और वैक्सीन के प्रिपरेशन के लिए उपयुक्त है। यह एलेंटोइक इनोकुलेशन एमनियोटिक इनोकुलेशन की अपेक्षाकृत अधिक उपज के साथ इनोकुलेशन की सिंपलेस्ट मेथड है। मतलब यहाँ वायरस की ग्रो और ज्यादा करवाता है और इनोकुलेशन करने की यहाँ बहुत सिंपल सी मेथड है। इसका यूज हम वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। साथ ही इन्फ्लुएंजा एंड पैरामायोक्सो एलेंटोइक कैविटी में अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरामायोक्सो वायरस एलेंटोइक कैविटी में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यॉर्कशायर इनोकुलेशन की। इनोकुलेशन का नेक्स्ट साइट है यॉर्कशायर इनोकुलेशन। यॉर्कशायर क्या करता है कि ये चिक एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इनोकुलेशन करना यॉर्कशायर इनोकुलेशन कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे, कैंडलिंग द्वारा एम्ब्रियो की स्थिति निर्धारित करेंगे। ब्लंट एंड पर एयर स्पेस के सेंटर में शेल में एक होल ड्रिल करेंगे। एक लॉन्ग निडल इंसर्ट करेंगे और इनोकुलम के एग के सेंटर के ठीक नीचे डिपॉजिट करेंगे।
सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्लंगर को तब तक पीछे खींचेंगे जब तक यॉर्क शेक इसके साथ ऊपर न आ जाए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब हम इनोकुलेशन करने के लिए निडल को अंदर इंजेक्ट करेंगे वहाँ यॉर्क शेक तक चले जाएगा। हम यहाँ सुनिश्चित करने के लिए, इस श्योरिटी के लिए कि हमने सही जगह इंजेक्ट किया है या नहीं, हम प्लंगर को, निडल के पीछे जो प्लंगर होता है उसको ऐसे खींच के देखेंगे और उसमें अगर से यॉर्क शेक आता है हमारा थोड़ा थोड़ा, तो हमें यह समझ जाना है कि हमने सही जगह पर इंजेक्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो है इनोकुलम के ओपनिंग को सील करेंगे। यह वायरस की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन की सिंपलेस्ट मेथड है। यहाँ कुछ वायरस एंड कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लाइमेडिया एंड रिकेट्सिया के कल्टीवेशन के लिए इनोकुलेटेड है। यॉर्क शेक इनोकुलेशन वायरस के लिए तो है ही है, साथ ही यहाँ बैक्टीरिया में क्लाइमेडिया बैक्टीरिया एंड रिकेट्सिया बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अधिकांश एवियन वायरस में इम्यून इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन, या इसको कहते हैं CAM इनोकुलेशन। यह शेल के तुरंत नीचे पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जो पूरे एग पार्ट को कवर करके रखती है। उस जगह पर इनोकुलेशन करना कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैंडल की हेल्प से देखते हैं ऐसी जगह जहाँ पर ब्लड वेसल्स न हो, उस जगह पर ट्रायंगुलर मार्क करते हैं, उसको शेल में ट्रायंगुलर ही कट करते हैं और फिर मेम्ब्रेन को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ उस स्थान पर एक स्मॉल ट्रायंगल बनाएं जहाँ कोई ब्लड वेसल्स न हो। इसका पता कैंडलिंग द्वारा लगाया जा सकता है। कैंडलिंग के द्वारा हम एक ऐसी जगह को देखेंगे जहाँ पे ब्लड वेसल्स ना हो और नीचे, और उस स्थान पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पेंसिल की हेल्प से एक ट्रायंगल बनाएंगे। CAM को एक्सपोज करने के लिए शेल को ट्रायंगल के अनुदिश काटे। कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन को देखने के लिए शेल को ट्रायंगल में ही काटना है। फिर ओरिजिनल एयर शेक को कम करके इनोकुलेशन स्थल पर एक नया एयर शेक तैयार करें। एयर शेक के ऊपर ब्लंट एंड पर एक स्मॉल होल काटे। एग को हॉरिजॉन्टल रखें। रबर टीथ से हल्का सक्शन लगाए। ट्रायंगल कट के साथ हॉरिजॉन्टल एग के टॉप पर एक नया एयर शेक विकसित होता है। लगभग 1 ml इनोकुलम के साथ एक पिपेट फिल करें और कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन एंड शेल के गैप के माध्यम से इनोकुलेट करें। इनोकुलम को मेम्ब्रेन पर समान रूप से फैलने के लिए धारे से हिलाएं। कटे हुए ट्रायंगल को सीलिंग मिक्सचर से सील करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसके बारे में हम जानते कि हुआ क्या है आखिर। सबसे पहले हमने क्या किया, कैंडल की हेल्प से देखिए ऐसी जगह जहां पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, उस जगह पर हमने ट्रायंगुलर मार्क किया तथा एग शेल को ट्रायंगल में ही कट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमें कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन दिखाई देने लगी। अब क्या करेंगे, उसके बाद एग में स्मॉल होने के कारण जेंटल सक्शन से एयर की कुछ हवा बाहर निकाल लेते हैं तथा ट्रायंगल कट के पास न्यू एयर स्पेस डेवलप करते हैं। वहाँ 1 मिलीलीटर इनोकुलेशन डालकर एग को पूरी चारों तरफ घुमाया जाता है, जिससे जो इनोकुलम है वह पूरी मेम्ब्रेन में फैल जाता है तथा एग की ओपनिंग को सील कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिर क्या है, इनोकुलेशन मुख्यतः पॉक्स वायरस के विकास के लिए किया जाता है। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस इज ऑल्सो ग्रोन। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस भी इसमें ग्रो कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग द फ्लूइड। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप थी कैंडलिंग, फिर ड्रिलिंग, फिर इनोकुलेशन। अब चौथी स्टेप है हमारी हार्वेस्टिंग द फ्लूइड। यहाँ सबसे लास्ट स्टेप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है इसमें, वायरस से इन्फेक्टेड फ्लूइड और अदर स्ट्रक्चर को हार्वेस्ट करने के लिए वायरस के अनवांटेड प्रसार से बचने के लिए शेल को बहुत केयरफुली ओपन किया जाता है।
तो हार्वेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं कि वायरस से इन्फेक्टेड फ्लूइड और अदर स्ट्रक्चर को हार्वेस्ट करने के लिए वायरस के अनवांटेड प्रसार से बचने के लिए शेल को बहुत केयरफुली ओपन किया जाता है। सेफ्टी कैबिनेट के यूज को रिकमेंड किया जाता है। इन्फेक्टेड एग को ओपन करने के लिए कभी भी ड्रिल करने का यूज न करें, ड्रिलिंग नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि इससे एरोसोल्स बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डिजायर्ड इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ब्लंट एंड पर एयर शेक वाले हिस्से को ओपन करें जो कैंडलिंग के दौरान पहले से ही मार्क है। कट करने के लिए फोर्सेप या सीजर का यूज करें। एग की कंटेंट को स्टेराइल पेट्री डिश में कलेक्ट करें। एक सिरिंज के साथ इनोकुलेट किए गए एरिया से फ्लूइड को बाहर निकालें। कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन की हार्वेस्टिंग के लिए एग कंटेंट को रिमूव करने के बाद चिमटी से कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन को धीरे से बाहर निकालें। 2 से 3 बार सलाइन में वॉश करें। माइक्रोस्कोप की हेल्प से लीजन एंड पॉक्स की जांच करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हार्वेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है, जैसे मतलब हमने एग के अंदर जब वायरस को इंजेक्ट किया था तो वायरस वहां पे रेप्लिकेट करेगा, ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो जो है वहां पे एग के अंदर उसका जो फ्लूइड है वह इन्फेक्टेड हो जाएगा वायरस से। उस फ्लूइड को वायरस के अनवांटेड प्रसार से बचाने के लिए शेल को बहुत ही केयरफुली ओपन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग सेफ्टी कैबिनेट का यूज करते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। इन्फेक्टेड एग को ओपनिंग के लिए कभी भी हम ड्रिल का यूज नहीं करते हैं। इसे हम ओपन करने के लिए फोर्सेप या सीजर का ही यूज करते हैं। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। फिर जब ये सब प्रोसेस हो जाता है, हम फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं, एग सेल के स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन की हार्वेस्टिंग के लिए एग कंटेंट से रिमूव करने के बाद चिमटी की हेल्प से कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लेते हैं। अब उस मेम्ब्रेन को हम 2 से 3 बार सलाइन में अच्छे से वॉश कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उस लीजन की जांच कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।